नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर बशारत और गाजी खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। और गाजी खान साहब, जैसे आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया से सैन फ्रांसिस्को को कैलिफोर्निया से हमारे साथ होते हैं और रोज़ाना कोई नई एक टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। इनसे नई नई टेक्नोलॉजीज पर बात होती है, नए नए आइडियाज़ पर बात होती है। इसके अलावा इनका सियासत से भी काफ़ी शौक है और ये एक बहुत सीनियर लॉयर भी हैं, तो लॉ पर भी हमें जो है वो मुख्तलिफ मशवरे देते हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स में भी इन्होंने 4 वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप हमारी वीडियोस हमारे रेकॉर्डेड चैनल पर जरूर देखें, क्योंकि जुडिशल रिफॉर्म्स जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत है। और भी नए नए टॉपिक्स के साथ हम इनके साथ बात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। आप लोगों से दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें और ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस मिल सकें। और इस वीडियो को लाइक करें और जब आप बेल आइकॉन को दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो इस चैनल को जरूर देखा करें, इसमें आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि कोई भी ना यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता है, ना कोई मेन जो स्ट्रीम मीडिया है वो आप तक पहुंचाता है। क्योंकि हम लोग जो हैं, मैं और गाजी खान साहब, सिर्फ प्रॉब्लम्स हाईलाइट नहीं करते। पाकिस्तान में एक मायूसी पैदा की जाती है हर तरह के प्रॉब्लम्स बता के मुल्क के बारे में, मुल्क के लोगों के बारे में, लोगों में मायूसी पैदा की जाती है, जबकि हम प्रॉब्लम बताते हैं, साथ ही उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। और आज की वीडियो जो है ये एक वन ऑफ द सीरीज ऑफ वीडियोस है। आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से समंदर की जो लहरें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाई जा सकती है। तो ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। ये तकरीबन 6 सीरीज में प्रोग्राम होगा, जिसकी पहली सीरीज जो है उसकी पहली किस्त हम आज जारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया की सारी सियासत जितनी चल रही है ये ऑयल बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड है। और जितनी भी सियासत हो रही है, जितनी जंगें होती हैं, इसकी बुनियाद जो है ये इसका एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। और अगर हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएं तो हम सही मानों में आज़ाद हो सकते हैं। और हमारी जो खारजा पॉलिसी है, हमारी अंदरूनी पॉलिसी जो है, ये एक स्ट्रीम लाइन हो सकती है हमारे ज़ाती अपने मफादात, कंट्री के मफादात के मुताबिक। चुनाचे अगर हम सही मायने में आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, सियासी आज़ादी, और इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं एज अ प्लेयर, तो हमें ये जो है इसमें एनर्जी में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक ना ख़त्म होने वाला एक ज़ख़ीरा ऑलरेडी मौजूद है। ये थोड़ी सी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुदरत ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। मिसाल के तौर पर ना ख़त्म होने वाला जो ज़ख़ीरा है, इसमें आप ल्यूनर पावर आप देख सकते हैं कि ये चाँद जो है ये 24 घंटे में 3 दफ़ा, यानी एक दफ़ा वो है समुद्रों को 3 से 4 फुट ऊपर उठाता है, फिर फेंकता है, फिर उठाता है। ये 3 दफ़ा जैसे पल्स होती है, इस तरह ज़मीन के अंदर ये पल्स है कि 3 दफ़ा सब समुद्रों को उठाया जाता है और गिराया जाता है और फिर उठाया जाता है। तो जिसको हम टाइड कहते हैं, जहाँ से लहरें पैदा होती हैं, हवा से भी लहरें पैदा होती हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जो है वो ग्रेविटी का है, जिसका हम मून का हम कह सकते हैं। अब ये ना ख़त्म होने वाला ज़ख़ीरा है, जिसमें मौसमों की, बारिशों की, ज़लज़लों की, किसी किस्म की भी सूरत हाल हो, ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। लिहाजा इस नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी का जो सोर्स है, अगर हम इसको टैप इन कर लेते हैं तो हमारे पास बिजली की कोई कमी रहती ही नहीं है। ना सिर्फ ये कि हमारे पास जो है 500 मील, यानी तकरीबन, मुझे किलोमीटर्स का तो पता नहीं कितने किलोमीटर ये बनते हैं, लेकिन कराची से ग्वादर तक हमारे पास जो साहिल है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत सादा सी टेक्निक है,
बहुत डिफरेंट है और इसका मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो ऑलरेडी पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश हो चुकी है, वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करता हूं, जो यूएस में है, और उसके बाद मैं आपको स्लाइड्स में ले चलता हूं। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगूं आपके साथ। इसको स्क्रीन शेयर एनेबल कर दें डॉक्टर बिशारत। अब कर सकते हैं। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी करने की कोशिश करता हूं कि ये अगर इसमें मैं कर सका। ये इसका पेटेंट एप्लीकेशन जो है ये पब्लिश हो चुकी है यूएस में, वेव पावर्ड जनरेटर। उसमें मेरा नाम भी साथ में लिखा हुआ और साथ में पेटेंट एप्लीकेशन का नंबर और पब्लिकेशन डेट भी लिखी हुई है। तो ये इसको दिखाने का मकसद ये है कि एक ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये ऑलरेडी यूएस में फाइल हो चुकी है। और इसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर पे दोबारा ले जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको जो है ये दूसरी स्क्रीन पे ले जाता हूं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट ब्लू, इसका नाम हमने प्रोजेक्ट ब्लू रखा है। इसमें बेसिकली जो मैंने बात आपको बताई है वो यही है कि इसमें यह है कि बहुत चीपर है, unlimited electricity, much cheaper than conventional ways, and produce unlimited clean drinking water from commercially smelly salty ocean water at unbelievable low cost to consumers, producing thousands of new jobs and attracting ecotourism. इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं पॉसिबली। सी वाटर डिसैलिनेशन भी होती है, बिजली भी बनती है, जिसको मैं आगे आपको साथ में शेयर करने लगा हूं। ये चूंकि प्रोग्राम जो है पावर पॉइंट में नहीं है, ये इस वक्त पीडीएफ में है, इसलिए बेयर विद मी और मैं आपको साथ साथ में लिए चलता हूं। इसका ये वेरी लो बजट, zero pollution, non-explosive, unlimited, renewable, clean fuel production and delivery system within the reach of common people that can be modulated to tailor the needs of few individuals to large-scale utility and multifunctional platform. We call it energy of the future, air economy. हमारे यहाँ मुख्तलिफ इकोनॉमीज का रवाज है। जब आप ये पिक्चर देखते हैं जहाँ मैंने कर्सर रखा है, ये लेफ्ट साइड पे, ये आप कन्वेंशनल तेल निकालने वाला सिस्टम देख रहे हैं। ये जो पुराना सिस्टम अभी तक हमारे पास चल रहा है, और इस एरो को देखें और अगर हम फ्यूचर में आए तो ये समुद्र के किनारे पर, डीप सी में नहीं है, ये तकरीबन 15 फुट पानी में, जहाँ तकरीबन 15 से 20 फुट पानी है, वहां तक ये सिस्टम हम लगा देते हैं। और इसमें यह है कि ये न्यू सिस्टम है। मैं जुबानी तौर पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें यह है कि हम डायरेक्टली समुद्र की लहरों से बिजली नहीं बनाते, क्योंकि लहरों में फ्लक्चुएशन होती है। कभी बड़ी लहर आती है, कभी छोटी आती है। फ्लक्चुएशन से अक्सर ये होता है कि जितने भी दुनिया में आज तक समुद्र की लहरों को हार्नेस करने के लिए, काबू करने के लिए जो भी निज़ाम बनाए जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी और छोटी लहरों से फ्लक्चुएशन और स्पाइक इतनी बढ़ जाती है कि अक्सर उनकी मशीनें बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं और फंक्शनलेस हो जाती हैं। लिहाजा इस पे इसी वजह से ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और ज़्यादा काम इस पे नहीं लोगों ने किया, क्योंकि फ्लक्चुएशन से दो तरह के नुकसानात हुए। एक तो डीप सी ऑपरेशन में बहुत सारे लोगों ने चीज़ें बनाई, बहुत सारी कंट्रीज ने बनाई। उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि जब तूफान आता था या लहरें आती तो वो उनके इंस्ट्रूमेंट जो है, जो डीप सी में है, वो बह जाते थे, वो काबू नहीं आते थे, क्योंकि समुद्र में ज़ाया हो चले जाते थे। और अगर वो ओशन बेस्ड हैं तो वो ख़राब हो जाते थे, इस वजह से कि वहाँ पर जो उसकी फ्लक्चुएशन है उसका प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा था। चुनांचे हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम एक ऐसा ओशन पंप बना दें जो दोनों तरफ से काम करे, यानी लहर आए तो भी काम करे, लहर नीचे गिरे तो भी काम करे।
तो दोनों शक्लों में वो कंप्रेस्ड एयर बनाए, और कंप्रेस्ड एयर के टैंक को हम जो है वो साहिल के ऊपर हम नस्ब करते हैं, ज़मीन में दबा देते हैं या वो किनारे पर रख देते हैं टैंक। वहाँ हम कंप्रेस्ड एयर इकट्ठी करेंगे, तो कंप्रेस्ड एयर से हम आगे सारा काम चलाएं, यानी ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यकसां एक जैसी जो आपकी बिजली है स्पाइक फ्री वो बनती रहे। फिर इस कंप्रेस्ड एयर को हम गाड़ियां, अपनी कारें चला सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, इसे फैक्ट्रीज रन कर सकते हैं। इससे हम समुद्र का पानी जो है वो साफ करके, उसके हमें किसी इंजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह मियां ने फ्री इंजन दे रखा है जो ऑलरेडी 24 घंटे इंजन चल रहा है, और हमें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको अगली स्लाइड्स में साथ साथ बताता चले जाता हूँ। जुबानी थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रो दे दिया है, क्योंकि जीनी इन ए बॉक्स, जैसे जिन है इसको बोतल में बंद किया है, बेसिकली ये कंप्रेस्ड एयर यही चीज है। बहुत कम लोगों को पता है या फील करते हैं। वी लिव इन द ओशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर अप्रोक्सीमेटली 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एट द सी लेवल, विच इज हाईली इलास्टिक। अब दो चीजें हैं यहाँ पर। हम एक ऐसे समुद्र में रहते हैं जो हवा का समुद्र है, और हमारे बॉडी पर 14.7 पाउंड फी पर स्क्वायर इंच हम पर हर वक्त ये प्रेशर बना रहता है। हमें इस प्रेशर का एहसास इसलिए नहीं होता कि हम इसके अंदर रहते हैं। अगर हम समुद्र के नीचे चले जाएं या हवा में ऊपर चले जाएं, तो वहां हमें प्रेशर सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होता है। तो अब ये एग्जाम्पल मैं आपको जीनी ने बॉक्स की एग्जाम्पल अगली स्लाइड में देने लगा हूं। ये देखिए, ये बात इज़हार करती कि 8 क्यूबिक फीट हमारे पास हवा है, जो हमारे 14.7 PSI जो हमारा रेगुलर है, यानी आम हवा जो है ये 8 स्क्वायर फीट है। अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं और एक छोटी सी नाली से गुजार देते हैं, तो ये जो है इसका 1 क्यूबिक फीट में हम इसको 8 को 1 क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेशर दबा देते हैं। इस प्रेशर से हमारा PSI जो है वो 100 PSI बन जाएगा, और इसके आगे नोक के आगे हम जो टरबाइन लगा देंगे, तो उस टरबाइन से हम कोई भी काम ले सकते हैं, यानी बिजली बना सकते हैं, इसे मोटरें चला सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। यहाँ एक बात बहुत ही काबिल जिक्र है कि पानी और हवा, पानी नॉन कंप्रेसिबल है, जिसको हाइड्रोलिक्स की जुबान में लिक्विड मेटल भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते, दबाया जा ही नहीं सकता। लेकिन हवा उसके मुकाबले में इंतहाई इलास्टिक है, जिसको आप किसी भी दर्जे तक कंप्रेस कर सकते हैं। तो चुनाचे हम हवा की यही क्वालिटी इस्तेमाल करते हुए इसको कंप्रेस कर लेते हैं समुंदर से, समुंदर की लहरों से, जो नॉन कंप्रेसिबल है। ये एक हथौड़े की तरह है, एक मेटल की तरह है, जिसको कूटा जाता है ऊपर और ऊपर नीचे 24 घंटे, और उसके जरिए से हम कंप्रेस्ड एयर, हवा जो इलास्टिक है, उसको कंप्रेस कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। और उसके बाद उस कंप्रेस्ड एयर से हम कोई भी मोटर चला सकते हैं, कोई भी कारखाना चला सकते हैं। टुडे सिचुएशन, आजकल ये जो लिखा गया था ये 2006 में पहले लिखा था, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स होती नहीं, 2010 में ये स्लाइड बनी। इसमें उस वक्त की जो सिचुएशन है, द ऑयल प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज ड्यू टू वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल ग्रीड जैसे आजकल हो रही है, डिप्लेटिंग ऑयल रिसोर्सेज जैसे आजकल हो रहे हैं। Auto industry is considering options towards hydrogen economy and electric hybrids in the US, where Europe is considering to adopt compressed air as a substitute model, as a substitute as well. यूरोप की जब हम बात करते हैं तो खास तौर पर मैं फ्रांस की बात करूंगा, क्योंकि फ्रांस में ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर से जो है वो टैक्सीज चलाई जा रही, जिसकी आगे जो अगली स्लाइड्स वगैरह आएंगी उसमें मैं आपको उसकी डिटेल भी दे दूंगा। और इससे पुराने ज़माने में, यानी जब पुराने ज़माने की बात करते हैं 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या उस दौर में, कंप्रेस्ड एयर से ट्राम्स जो हैं वो चलाई जाती थी, और उसके जो जैसे हमारे काले रंग के इंजन होते हैं, स्टीम इंजन होते हैं, इस तरह के इंजन चलाए जाते थे। यूरोप में चलते थे, जर्मनी में चलते थे, और न्यूयॉर्क में इसकी ट्राम भी चलती थी कंप्रेस्ड एयर पे।
तो ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन जब तेल दरियाफ्त हुआ तो तेल जो है था ये पानी से ज़्यादा सस्ता था, लोगों ने फ़ौरन अडॉप्ट कर लिया और इसकी सारी रिसर्च वहीं रुक गई। तो ये है कंप्रेस्ड एयर से ये है कि ना कोई पोल्यूशन नहीं होती, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एनवायरनमेंट के लिए बुरी हो। जो आजकल हम पोल्यूशन देख रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो ऑयल बेस्ड है। तो अगर इसकी बजाय कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल की होती तो आज ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। उस वक्त जो लिखा गया था, इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव एंड करंट टेक्नोलॉजीज वी कैन नॉट मेक इट many times more economical with we can make it more economically with the compressed air. Many times हम इसको ये बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा सस्ता बना सकते हैं compressed air से। These are not just claims and you can do the math। अब थोड़ा सा इसमें मैथ का भी है, choices today इसको छोड़ देते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के मतलब जो थी बात वो यही है कि अंदाज़ा है कि 2050 तक जो ऑयल रिजर्व हैं वो तकरीबन पूरे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हाफ ऑफ द सेंचुरी में, यानी 2050 तक। हाइड्रोजन फ्यूल इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव विद करंट टेक्नोलॉजीज एंड हाइब्रिड्स नीड गैस और इलेक्ट्रिसिटी। जब समुंदर का जो पानी है 24 घंटे 24/7 यानी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन ये अवेलेबल है और अनलिमिटेड है। 2/3 हिस्सा जो ज़मीन का है वो समुद्रों पर मुश्तमिल है, इसलिए आप हमेशा हमेशा के लिए फ्री एनर्जी जो है ये आपको यहाँ से मिल सकती है। किसी जंग की ज़रूरत नहीं, किसी वॉर की, किसी पॉलिटिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं इस इकोनॉमी को, तो हमारी इकोनॉमी अभी से ठीक हो जाती है। एनर्जी इंडस्ट्री इज इन डिसअरे, किसी को समझ में नहीं आ रही कहाँ जाना है। इलेक्ट्रिक पे जाना है, हाइब्रिड पे जाना है, लिथियम पे जाना है। लिथियम बैटरीज इस्तेमाल करेंगे तो वो उसका एक और भी बड़ा डीमेरिट ये है, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है माइनिंग इसकी, दूसरा ये है अगर माइनिंग आपने कर भी ली तो उस बैटरियों को डंप कहाँ करेंगे भाई? जहाँ डंप करेंगे वहां फिर ये एक डिजास्टर बन जाएगा। जैसे न्यूक्लियर वेस्ट होती है, उसको डंप करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि वो एक कई हजार साल तक उसकी रेडिएशन जो है वो बाकी इसमें रहती है। तो ये एक मसला है। फिर ये जब लिथियम बैटरी बनाएंगे उसको फिर फेंकेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये बैटरियां कुछ साल के बाद अपने साइकिल पूरे करने के बाद बेकार हो जाएंगी, फिर प्रॉब्लम पड़ेगी। अभी कोई इस बात पे आगे की कोई सोच, 50 साल आगे की कोई बात सोच नहीं रहा। अभी कहते हैं कि अभी हम इमीडिएट फिक्स करें, तो इमीडिएट फिक्स कुछ नहीं होता। देखना ये होता है कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी। तो अभी तक जितने गीक्स हैं, जितने इंटेलिजेंट बंदे हैं, वो तो इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक पे आए, लेकिन ये तो सोच लें कि इलेक्ट्रिक पे आ गए उसके बाद आपको बैटरी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, फिर क्या करेंगे स्टोरेज का? तो स्टोरेज का गाजी साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। आपने बहुत ही अच्छी बात की, स्पेशली न्यूक्लियर वेस्ट की जो आपने बात की कि वो बहुत खतरनाक वेस्ट होता है, ये हैजर्डस वेस्ट में शुमार होता है। तो इसके लिए मैंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है इंग्लैंड से, और इसमें हम ऐसा करते हैं कि स्पेशल कंटेंट साइट्स बनाते हैं। उसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस मेरे पास हैं, वो हमने फिर बनवाई हैं और जो है ना बनवाई जाती हैं जिस तरीके से। वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है और हम पोल्यूशन फैलने नहीं देते वो जो है ना मुल्क में। और दूसरे जो आपने बैटरीज की बात की है, इसमें अब हम ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को ये मैं एडवाइस करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल किया जाए। इसमें से बहुत सारे रिसाइकलेबल मटेरियल मिलते हैं, रिसाइकिल करके इन बैटरीज को और फिर उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें से बहुत थोड़ा ऐसा हिस्सा होता है उनका जो कि आप ज़ाय करते हैं, अगेन वो फिर आप नॉर्मल लैंडफिल्स में नहीं डालते, उसके लिए अलग जो है कंटेंट साइट्स बनती हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड होती हैं, और वो सारी जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आप एयर कंप्रेस्ड एयर की बात कर रहे हैं ये सबसे बेहतर है मेरे हिसाब से। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत, आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे मैंने भी ये सुना है कि अगर इसको थोड़ी सी मैं इसमें एक ऐड कर दूं चीज़, कि मैंने ये सुना हुआ है कि जो प्लाज्मा होता है, जब इसको मैटर को प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टूट जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं या ब्रेक इन हो जाते हैं प्लाज्मा में, तो बाकी के जो रेजिड्यू रहता है वो थोड़ा सा ग्लास रहता है।
तो इसमें ये है कि मैंने यहाँ भी कुछ, जब स्टार वार का चक्कर चला था तो उस वक्त भी कुछ यहाँ के लोकल कैलिफोर्निया में कुछ साइंटिस्ट बैठे हैं जिन लोगों ने इस पे बहुत रिसर्च की थी और वो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पे की थी, और उन्होंने ऐसे जनरेटर बना लिए थे जो स्किड माउंटेड थे, छोटे छोटे स्किड पे माउंट किए हुए थे, जहाँ से आप जो है वो प्लाज्मा भी बना लेते हैं, एनर्जी भी लेते हैं और रेजिड्यू कुछ भी नहीं बचता। तो कहने की बात यह है कि इसके सॉल्यूशन हैं, जो करंट सॉल्यूशन इस वक्त लोग कर रहे हैं वो उसको वेस्ट को लेते हैं, बर्न करके उसको ग्लास में कन्वर्ट करते हैं और ग्लास के क्यूब बना के या समुद्र में डाल देते हैं या उसको जमीन में डंप करते हैं किसी साइड पे। लेकिन प्लाज्मा जो है मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन इस बात को छोड़ते हुए हर चीज में खर्चा आता है। ये फ्री है भाई, जो है बिल्कुल, अपना ये बात कंप्रेस्ड आपकी एयर है। सही है, ये फ्री है। और वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो वो वेस्ट जो है वो ऐसा नहीं होता कि खाली आपने ज़ाया करना है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी भी उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा भी हैं। लेकिन ये हमारा जो मौजू है वो हम इस पर रहते हैं। ये आप जो बता रहे हैं वाकई ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसमें बल्कि इंडिया में काफी काम हुआ था, उन्होंने छोटी कार टाटा ने शायद बनाई थी कंप्रेस्ड एयर पे चलने वाली। अब पता नहीं कि उसका क्या चल रही है या क्या उसका फ्यूचर है। तो आप जो बता रहे हैं ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और इस पर काम किया जाए तो ये क्लीन टेक्नोलॉजीज में आती है जिसमें कोई पोल्यूशन होती ही नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत, मैं उस कंपनी से भी वाकिफ हूँ। उन्होंने मुझे 2003 में अपना ब्रोशर भेजा था। वो उस वक्त 1.2 मिलियन मुझसे कह रहे थे आप दे दें तो हम आपको टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करके फैक्ट्री लगा देते हैं पाकिस्तान में। ये 2003 की बात है, उस वक्त मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो वरना मैं उसको खरीद लेता। बाद में टाटा ने उसको बाय कर लिया। लेट्स जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। असल में होता यही है जी कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं और जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, वो उनके पास पैसा नहीं होता, और जिनके पास पैसा होता है उनके पास अकल नहीं होती। क्योंकि पैसा भी आपको मालूम है कि जो ज्यादा पैसा है वो सिर्फ गलत मीन से कमाया जाता है। वो हमारे जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो ना उस तरीके से पैसा कमा सकते हैं ना उनके पास पैसा होता है। इसके लिए और बड़े तरीकेकार हैं। इस पर हम फिर एक प्रोग्राम करेंगे किस तरीके से हम इंटरनेशनल फंडिंग को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। और स्पेशली जो कि आपके एनर्जी का फील्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी का फील्ड है, और एनवायरनमेंट का फील्ड है, क्लाइमेट चेंज का फील्ड है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फंडिंग अवेलेबल है। उसको हम कैसे टैप कर सकते हैं ताकि इस तरह के, जैसे आपने फरमाया, इस तरह के काम कर सकें। उसके अलावा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं जो कि अगर उनको आप प्रेजेंटेशन दें और उनको जो है वो मुनाफा बख्श लगे वो टेक्नोलॉजी, तो वो उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं और आप उनके साथ एज कंसल्टेंट काम करते हैं। लेकिन ये भी एक जो है काफी बड़ी फील्ड है जिसपे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। अब हम देखते हैं कि डू वी रियली हैव फ्री एनर्जी। अब ये अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, the total power of waves breaking to the world's coastline is estimated to be 2 to 3 million megawatts. In favorable locations, wave energy density can be average 65 megawatt per mile of coastline. 65 मेगावाट। लेकिन जो ये तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एस्टिमेशन है, और बेस्ड ऑन ओल्ड टेक्नोलॉजीज। जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी अभी है कंप्रेस्ड एयर की है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा पावर हम हासिल कर सकते हैं। अपने फ्यू एकड़ से हम बहुत सारी पावर बना लेते हैं इन मेगावाट्स। द ड्राइवर इज दिस टेक्नोलॉजी इज द सेम फ्री एनर्जी ऑफ ओशन वेव्स that is unlimited and available 24/7. Our technology is fully automatic, in total sync with wave frequency, activated and powered by waves, and needs no manual calibration. ये बहुत important statement है कि ये चूंकि जो हम इसमें पंपिंग करते हैं ये in collaboration है, in sync है with the waves, और हमें इसकी कैलिब्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी वाटर इज 832 टाइम्स की बात, हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे। सी वाटर इज 832 टाइम्स एज डेंस एज एयर, प्रोवाइडिंग a 6 miles per hour ocean current
with more kinetic energy than 217 miles per hour wind, says expert. एक्सपर्ट से जो राय पूछी गई तो उन्होंने यही बताया है कि 6 मील फी घंटा की जो ओशन वेव करंट है, इसकी डेंसिटी, इसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है जो कि यानी 217 मील का जो हरिकेन है इतना पावरफुल है, और इतना होता नहीं है। तो 217 ये अनहर्ड है, यूजुअली इतनी ज्यादा होती नहीं, इतनी रफ्तार से भी हो उसके बराबर है। 832 गुना ज्यादा इसमें पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओशन वेव की एक डिवाइस बनाते हैं जो 832 गुना छोटी हो तो उसकी पावर जो है इक्वलेंट होगी उसके जो मध्य मुकाबल जो विंड पावर है। तो विंड पावर के मुकाबले में जहाँ विंड मिल लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, उससे 832 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पावरफुल चीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, एंड दीज आर द वेव्स. Air is highly You elastic. have 5 more minutes to wind it up, please. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ. तो इसमें ये कर लेते हैं कि हमारे पास चूंकि टाइम की कमी है तो हमें हो सकता है हम इसकी सीरीज में 6 की बजाय हमें काफ़ी ज़्यादा करनी पड़े. बाकी ये है कि इसमें क्या क्या होगा. कोस्टल कम्युनिटीज़ को कि न्यू कॉटेज इंडस्ट्री है, क्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स, बड़ी नई जॉब्स पैदा होंगी, बूम इन टूरिज्म इंडस्ट्री है, रिजुविनेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी है, ट्रांजिशन टू एनर्जी फ्रीडम की तरफ मूव कर रहे हैं. सी वाटर डिसैलिनेशन ऑलमोस्ट हमारे फ्री हो जाता है क्योंकि इसका ड्राइवर फ्री है. कोस्टल सिटीज एज ए हब ऑफ इनफाइनाइट पावर सोर्स बन सकता है इसमें. तो ये चीज़ें इसमें हमें कम्युनिटी को जो है जो जॉब्स क्रिएशन है इसमें ये हो सकती हैं. अब जनाब इसमें आता है मॉड्यूल में इसकी पावर पे चले जाते हैं क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कट शॉर्ट करनी है. ये जनाब इसमें थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ तो पिक्चर को जो आपके सामने आ जाए. सी गेट 1 इसका नाम रखा था इनिशियली, सी गेट 1. ओशन वेव्स लिफ्ट द फ्लोट विच लिफ्ट, या अगले से मैं बताता हूँ, वहाँ ज़्यादा क्लियर हो गए इस फोटो से, यहाँ से ज़्यादा क्लियर. बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि आप यहाँ ये देख रहे हैं कि ये एक लकड़ी का जैसे हमने बनाया हुआ है एक बहुत बड़ा टुकड़ा है. असल में ये 5 फुट और 5 फुट ऊंचा है और 10 फुट की इसकी है ये हाइट है. और ये हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है जिसमें आधा पानी है डूबा हुआ और आधा हमने रखा हुआ है फिल्ड विद वाटर. नीचे वाला हिस्सा रखा हुआ, ऊपर वाला हमने जो है ये एक उसमें स्टायरोफोम वगैरह भरे हुए ड्रमों में. वो आपको अभी आप सिर्फ इतना ही देखें कि ये एक जैसे लकड़ी का टुकड़ा है. लकड़ी का टुकड़ा पानी की लहरों से ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. अब इसके नीचे हमने स्प्रिंग वगैरह लगा रखे हैं, सिर्फ उसको भी आप नज़रअंदाज करें, सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि ये अप एंड डाउन हो रहा है. जब भी समुद्र की लहर आती है ये ऊपर को उठती है फिर गिरती है तो नीचे को ये लकड़ी गिर जाती है. इसका एक डंडा लगा हुआ है. अब ये डंडा जो है ये एक चेम्बर में जाके खुलता है जो एक सील्ड बंद स्टेशनरी चेम्बर है जो हिल नहीं रहा, जो एक जगह खड़ा है. अब होता ये है कि जब इसमें ये लहर आई, ये ऊपर को उठा, ये ऊपर को उठा तो ये ऊपर का हिस्सा कंप्रेस हो गया. जब ऊपर का हिस्सा कंप्रेस हुआ तो ये इसका जो वॉल्व है ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि धक्का लगेगा हवा का तो ये ढकना बंद हो गया. और इसको कहते हैं वन वे वॉल्व. और दूसरी तरफ इसकी साइड पे एक वन वे वॉल्व लगा हुआ है. अब जितनी कंप्रेस्ड एयर है ये यहाँ से तो निकल गई. अब जब ये दूसरा साइकिल में जब ये नीचे को गिरी है, ये लहर नीचे गिरी है, तो ये जो पिस्टन है इसके साथ ही ये भी चूंकि कनेक्टेड है तो ये नीचे को गिरेगा. नीचे को गिरेगा तो यहाँ ऊपर के हिस्से में खला पैदा हो गया. इस खला पैदा हो गया है तो ये जो आप साइड पे चेम्बर देख रहे हैं ये फौरी तौर पर बंद हो जाएगा ढकना इसका, लेकिन ये ढकना खुल जाएगा, लिहाजा हवा अंदर दाखिल हो जाएगी और उसको आराम से पूरी कुव्वत से नीचे जाने देगी. अब नीचे वाला कंप्रेस हो गया तो ये जो इसका वॉल्व है ये एकदम से बंद हो जाएगा. आप जिसको देख रहे हैं ये वाला वॉल्व, और ये बंद हो गया तो अब हवा कहाँ जाएगी, ये साइड वाला वाल्व इसका फिर खुल जाएगा और यहाँ से हवा बाहर निकल जाएगी. हम इन 2 वॉल्व से यानी ऊपर भी जाए तो भी कंप्रेस्ड एयर, नीचे जाए तो भी कंप्रेस्ड एयर, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं.
ये इसका सादा सा प्रिंसिपल है। इस तस्वीर से आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका जो प्रिंसिपल है वो हमने आपको बताया है कि ये कैसे काम। तरीके से आपने समझाया। इसको अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम आगे इसको देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी है, ये बड़ी आसान सी है। 10 बाई 10 का फ्लोट जो है 5 फुट की जो गहराई में जाता है, 1 क्यूबिक फीट पानी जो होता है ये 64 पाउंड है सी लेवल पे। 1 क्यूबिक फीट पानी की बाल्टी आप उठाएं 1 फुट की, तो तकरीबन 64 पाउंड उसका वजन बनता है। तो 10 बाई 10 का फ्लोट है, 5 फुट वो चौड़ा है, तो हमारे पास ये हो गए 500 क्यूबिक फीट। अगर 500 क्यूबिक फीट को हम रिप्लेस करते हैं पानी के साथ, तो यहाँ जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा आपका 3200 पाउंड का। 3200 पाउंड तकसीमे 2000 पाउंड, 16 टन की स्ट्रोक है इसकी। 16 टन का वजन जो है ये अगर आपने रिप्लेस किया है नीचे, तो 16 टन की स्ट्रोक ये पड़ी। अब ये है buoyancy एंड थ्रस्ट डिलीवर्ड टू द पिस्टन। ये है कि इसमें जब भी हम ऊपर जाते हैं तो भी हम 16 टन की फोर्स से ऊपर जाते हैं और 16 टन की फोर्स से नीचे आते हैं। माइनस इसका जो है इसकी वेट है, इसका प्रेशर वेसल का, इसको अगर उसमें जो पिस्टन है उसका निकाल दें तो 64 पंप्स विल हैव द स्ट्रोक ऑफ 960 tons for half the curve, 1-to-1 ratio of float of piston of the equal size. Since the surface area of piston is very small, the pressure mounted inside the pressure vessel will be directly proportional to its square feet. मतलब ये है कि एक पिस्टन, जैसे आपकी पिस्टल चलती है तो पिस्टल का गोली तो बड़ी तेजी से चलती है और बड़ी उसमें वेलोसिटी और पावर होती है, उतनी ही पावर का पीछे को आपको धक्का लगता है, आपको फील नहीं होता क्योंकि वो हिस्सा वो लोहे का बड़ा है, उस पर प्रेशर इतना अफेक्ट नहीं करता। इस तरह जब आप एक पिस्टन के 2 किनारे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, बड़े पे आपने प्रेशर डाला तो जो सारी की सारी पावर है वो छोटे में मुंतकिल हो गई, लेकिन छोटा जो है वो ऑलरेडी एक प्रेशर वेसल जो है ये नाली के अंदर बंद है, लिहाजा सारा प्रेशर जो है वो बड़े पिस्टन का यानी 16 टन का वो एक छोटी सी जगह पे 1 फुट वाली जगह पे आ गया और उसमें आपने हवा को कंप्रेस कर लिया। तो ये जो है इसमें ये छोटा सा प्रिंसिपल है, ये इसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आगे भी जा रही है। इफ डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम अभी है या अभी मैं और आगे? बिल्कुल नहीं है जी, टाइम खत्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर इससे आगे बात करेंगे। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, आज आपने जो है एक बड़ी ही दिलचस्प जो है टेक्नोलॉजी बताई है और इस पे आपका पेटेंट भी जो है वो लॉन्च हुआ है, फाइल आपने की हुई एप्लीकेशन, उम्मीद है आपको जल्द ही ये मिल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है मेरा ख्याल है इसको आप ले आइए। टेक्नोलॉजी बहुत कारामद हो सकती है, स्पेशली पाकिस्तान में इस वक्त जो है बिजली का बहरान है और पाकिस्तान के पास ना तेल खरीदने का पैसा है दूसरे मुल्कों से, ना LNG खरीदने का, ना कोयला खरीदने का, क्योंकि दुनिया में कोयला 6 गुना महंगा हो चुका है पिछले 3-4 महीने में, और जो है LNG पिछले 4 महीने में कोई 10 गुना महंगी हो चुकी है। इस तरह तेल बहुत महंगा हो चुका है। तो बजाय इसके कि हम इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जाएं, हमें इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब, ये इसका फर्स्ट एपिसोड था और सेकंड एपिसोड के साथ हम दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत।